गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लेकर राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए कई मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सीएसआईआर के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात की समीक्षा। सीएसआईआर और सभी 38 प्रयोगशालाओं के निदेशकों के साथ देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हुई चर्चा। हर्षवर्धन ने की वैज्ञानिकों से निश्चित समय सीमा में कोई समाधान विकसित करने की अपील। भारत में कोरोना के 7,409 सक्रिय मामले, 273 लोगों की हुई मौत, 764 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान। कहा, घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि सरकार हालात को प्रभावी ढंग से काबू करने के लिए बना रही है कई योजनाएं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन इलाकों की संख्या बढ़कर हुई 43। कोविड-19 के सबसे ज्यादा खतरे वाले ऑरेंज जोन और रेड जोन को संक्रमण मुक्त करने का काम आज से किया जाएगा शुरू। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। 18,45,000 से ज्यादा संक्रमित लोग, 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के मद्देनजर सभी 50 राज्यों के लिए राष्ट्रपति आपदा घोषणा पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में 1,514 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को अस्पताल से मिली छुट्टी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने प्रयास और तेज कर दिए हैं। सरकार का फोकस अब टेस्टिंग सुविधाओं को और बढ़ाने पर है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उचित योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार पीपीई, N95 मास्क, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। वहीं संक्रमित लोगों के इलाज के लिए अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। भारत में अब तक सक्रिय मामले बढ़कर 7,409 हो गए हैं, जिनमें 273 लोगों की मौत हो चुकी है और 764 लोगों को स्वास्थ्य में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों और शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों, शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी और स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों या शिविरों का दौरा करना चाहिए और परेशान मजदूरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिंता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के कल्याण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस के साथ साथ स्वयंसेवकों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से कोविड-19 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए निश्चित समय सीमा में कोई समाधान विकसित करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने वैज्ञानिकों को तय वक्त में कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए हल ढूंढने को कहा है। हर्षवर्धन ने कहा कि ये युद्ध का वक्त है और हमें युद्ध खत्म होने से पहले इसका हल निकालना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पोलियो उन्मूलन में अहम भूमिका निभाने वाले जीनोम अनुक्रमण से भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, मुख्य रणनीति निर्धारण समूह का गठन, कोरोना से संबंधित 5 मुख्य बिंदुओं की पहचान करना है। मुख्य गतिविधियों में डिजिटल आणविक निरीक्षण, नई दवाई और संबंधित प्रक्रिया शामिल करना है। अस्पतालों में सहायक उपकरण और पीपीई आपूर्ति चेन, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है।
15 CSIR प्रयोगशालाएं बड़े उद्योगों, PSU, MSME और मंत्रालयों के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के नमूने लेने और जीनोम अनुक्रमण के लिए CSIR की सराहना की। CSIR NAL के भेल और बेल के साथ मिलकर किए गए काम को भी सराहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक की है और उसमें कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से जांच के नमूने लेने और जीनोम अनुक्रमण के लिए CSIR ने काम किया है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है। इसके अलावा CSIR NAL के BHEL और BEL के साथ मिलकर किए गए काम को भी उन्होंने सराहा है। तो ये समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की स्थिति में सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य और गृह मंत्री के स्तर पर हुए विचार विमर्श के आधार पर देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच का काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान सहित 14 प्रमुख संस्थानों को अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच क्षमता विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की ओर से किए जा रहे विभिन्न उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए विशेष रूप से बनाए गए 601 अस्पतालों में 1,05,000 बिस्तर तैयार रखे गए हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नितेंद्र, सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और तमाम जो एहतियात हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ आगे किस तरह के इंतजाम करने हैं उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है? जी बिल्कुल, सरकार चारों तरफ से काम कर रही है। एक तरफ तो कोविड-19 के जो मरीज है उनके जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अस्पताल है, बिस्तर है, ICU बेड है, उनको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने CSIR के वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग की थी और CSIR के देश भर में 38 लैब हैं और उनमें इस बात को लेकर के जोर दिया जा रहा है कि कैसे शोध को बढ़ावा दिया जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है कोविड-19 के जो वायरस है उसकी, और उसके अलावा वैक्सीन और मेडिसिन पे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के एक समीक्षा की व्यापक उन्होंने समीक्षा के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया। और CSIR के वैज्ञानिक एक तरफ जो टेस्टिंग किट है जो बहुत कम समय में बहुत ही सस्ते में विकसित हो उसको लेकर काम कर रहे हैं, वो 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। इसके अलावा जो कैसे वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो, मेडिसिन इस पे जल्दी से जल्दी तैयार हो, इसको लेकर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। सरकार का खास तौर पे जोर ये है कि जागरूकता के जरिए जो चेन है, इसको जो संक्रमण के चेन है उसको तोड़ा जाए और अगर कोई संक्रमित हुआ है तो उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जाए। और हम देख रहे हैं कि 700 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हो गए और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और जितने लोग घर पे रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और फ्रीक्वेंटली अपने जो हैंड हाइजीन या हाथ साबुन से धोते रहेंगे उतने ही इस संक्रमण से दूर रहेंगे। बिल्कुल नितेंद्र, और जिस तरह से वैज्ञानिकों से उन्होंने निश्चित समय सीमा में समाधान निकालने के लिए कहा है और एक रणनीति ग्रुप भी बनाया है, इसको देखते हुए किस तरह से इसमें आगे रास्ता निकलने की उम्मीद दिखाई देती है? जिस तरह से वैज्ञानिक हैं वो तमाम शोध में लगे हुए हैं, समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं। जी बिल्कुल, देश के जो वैज्ञानिक है वो इस काम में लगे हुए हैं कि सबसे पहले को कितना जल्दी टेस्टिंग किट तैयार हो जाए कि देश के अंदर ही टेस्टिंग किट हो और वो कम समय में आधे से 1 घंटे में टेस्ट करके बता दें और सस्ते दर पे जो 500 से कम बताया जा रहा है कि रुपए में टेस्ट हो सकता है। ये CSIR के वैज्ञानिक इसको तैयार कर रहे हैं और जो हमें बताया गया था वो 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा मार्केट में। तो एक तो ये काम है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है कि वैक्सीन कितना जल्दी तैयार किया जाए उसको लेकर के ट्रायल शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो साइंटिस्ट 1 साल के अंदर इसको वैक्सीन बनाने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। उसके अलावा जो इसके मेडिसिन को लेकर के बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं कि कैसे इसको इलाज के लिए मेडिसिन तैयार किया जाए। जो सबसे बड़ी बात है और की जो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई जिसमें केरल में इसका ट्रायल हो रहा है, केरल में मरीजों पे दिया जा रहा है। एम्स में भी कल एम्स डायरेक्टर ने भी हमें बताया कि एम्स में भी उस पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है कि जो मरीज अगर ठीक हो गए हों
उनके जो ब्लड है उसके प्लाज्मा के जरिए जो इन्फेक्टेड मरीज है उन पे कैसे ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए ताकि उनके एंटीबॉडी डेवलप हो और वो ठीक हो जाए। इस तरह की जो प्रयास हो रहे हैं और इसमें सक्सेस भी मिल रहा है साइंटिस्टों को। तो इस बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जिन मरीजों का इलाज हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, वो ब्लड डोनेट करें और वो ब्लड डोनेट करने के बाद उनके ब्लड को, प्लाज्मा को दूसरे जो संक्रमित मरीज है उनमें जब ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो उससे स्वस्थ होने की दर ज्यादा देखी जा रही है। तो इस पे भी काम चल रहा है। तो मल्टी लेवल पर काम चल रहा है कि कैसे एक तरफ तो संक्रमण को रोका जाए सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, दूसरा अगर जो बीमार है उनको ठीक कराया जाए इलाज के जरिए। अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। अभी 601 करीब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बने हुए हैं जिसमें 1 लाख से अधिक बेड की संख्या हो गई और तकरीबन 12,000 से ज्यादा आईसीयू बेड फैसिलिटी इस वक्त देश में उपलब्ध है। और ये हर दिन आंकड़ा बदल रहा है रमा। जिस तरीके से तैयारी हो रही है, राज्य अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो दिनों दिन आंकड़ा बढ़ रहा है कि बेड की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो चारों तरफ से सरकार की कोशिश है कि इस मामले को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से ये कहा कि पोलियो उन्मूलन में जो जीनोम अनुक्रमण काम आया था उससे भी इसमें मदद मिल सकती है। अगर मेडिसिन की बात करें या और शोध की बात करें तो ये जो जीनोम अनुक्रमण की पद्धति है ये किस तरह से इसमें सहायक साबित हो सकती है और इसे लेकर जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं या विभिन्न प्रयोगशालाएं हैं या विभिन्न शोधकर्ता हैं इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से पोलियो के जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम हुआ था उसी तरीके से कोविड-19 के जो वायरस है उसके जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे काम चल रहा है और CSIR के वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी और वो वैक्सीन अगर कामयाब रहा तो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। और दुनिया भर के देश भारत की तरफ से निगाह लगाए बैठे हुए कि भारत ने अगर इसको टैकल कर रहा है जिस तरीके से, तो वो एक आदर्श साबित होगा। जैसा कि WHO के कल चीफ साइंटिस्ट ने भी अपने DD न्यूज को बताया था कि भारत की तरफ दुनिया निगाह रखे हुए कि कैसे इसको जल्द से जल्द एक वैक्सीन तैयार करे, मेडिसिन तैयार करे, या फिर जो एक मैनेजमेंट की जिस तरीके से भारत अर्ली मैनेजमेंट की तैयारी की, जिससे केस बहुत कम है भारत में अगर देखा जाए आबादी के लिहाज से, और जिस तरीके से दुनिया भर में प्रसार हुआ तो एक बड़ा ही स्टडी का विषय है और इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। तो भारत के साइंटिस्ट भी इसी काम में लगे हुए हैं कि कितना जल्दी इसके वैक्सीन को तैयार किया जाए और वो प्रभावी तरीके से काम हो। और मल्टी लेवल पे काम हो रहा है, साइंटिस्टों के दल इस पे लगे हुए हैं और जल्दी उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। और जैसे ही सकारात्मक नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पे कोविड-19 के जो मैनेजमेंट की बात है वो प्रभावी तरीके से और चलाया जाएगा। जी नितेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप से उपजे हालात से जूझ रहे गरीबों की मदद के लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई कदम उठा रही है। इस योजना के तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को अगले 3 महीनों में अप्रैल से जून तक LPG सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। अब तक तेल विपणन कंपनियों ने 7.15 करोड़ PMUY लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,606 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए ताकि लाभार्थी PMGKY के अंतर्गत LPG सिलेंडर की निःशुल्क आपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। लाभार्थियों ने इस महीने 1.26 करोड़ सिलेंडरों की बुकिंग की है। इनमें से 85 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति PMUY लाभार्थियों को की जा चुकी है। देश में 27.87 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं। इनमें से 8 करोड़ PMUY लाभार्थी हैं। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में प्रतिदिन 50 से 60 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। ऐसे समय में आपूर्ति करने वाले कर्मचारी और आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करने वाले कर्मचारी अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति उनके घरों में की जा सके। पर्वतीय इलाकों से लेकर समुद्र जल से भरे क्षेत्रों तक और रेगिस्तान के छोटे गांवों से लेकर जंगलों में बसे लोगों तक ये कोरोना योद्धा अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हैं और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में भी अधिकांश स्थानों पर 2 दिन के अंदर सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन इलाकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा
12 कंटेनमेंट जोन है, वहीं पूर्वी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 9 है। इसके बाद शादरा में 5 और पश्चिमी दिल्ली में 4 जोन हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम और मध्य दिल्ली में 3-3 जोन है। नई दिल्ली और उत्तरी जिले में 2-2 जोन है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 1069 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के सबसे ज्यादा खतरे वाले ऑरेंज जोन और रेड जोन को संक्रमण मुक्त करने का काम आज से शुरू किया जाएगा। देश भर में आगरा मॉडल की चर्चा हो रही है। किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए आगरा में इंतजाम किए गए, उसी पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एम सिंह से खास बात की। कोरोना से लड़ने के लिए कई सारे मॉडल थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो आगरा मॉडल की हो रही है कि जिस तरीके से आगरा प्रशासन ने कोरोना को यहाँ पर कंट्रोल किया, लोगों का इलाज किया, जिस तरह से तमाम तरह की सुविधाएं की, चाहे वो डॉक्टरों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात हो या फिर जिस तरह से माइक्रो स्तर पर जो लोग हैं उनको चेक करने की बात हो। हमारे साथ आगरा के डीएम इस समय प्रभु एन सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, किस तरह का मैनेजमेंट था? काफी तारीफ इस आगरा मैनेजमेंट की हो रही है, ये किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से कंट्रोल किया आपने? सबसे पहला केस हमारा जनपद में 2 मार्च को एक साथ 5 आ गए थे। उससे ठीक एक दिन पहले एक इटली से टीम आई थी, उसमें 20 लोग थे। एक उसमें से पॉजिटिव पाया गया था जयपुर में, और जब 19 टीम यहाँ आई थी हमें एडवांस इन्फॉर्मेशन मिला था, उसको उस जगह जहाँ वो गुजरे थे उसको मैपिंग करना, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। चूँकि हम लोग को एक अर्ली एडवांटेज का इसमें मौका मिला, उसमें हमने काम किया। जो कमी हमारी बीच में रही उसको हमने ठीक किया, अपनी टीम को ठीक से बनाया। सबसे अच्छी है कि जो जिस लायक था उस लायक काम दिया। सो टीम के गठन में हमने बहुत अच्छा उसमें रोल रहा सबका। टीम हम लोग मिल के बैठा बनाते थे, जो जिस लायक है उस लायक काम दिया। 3 किलोमीटर का एरिया है, उसको ट्रेस करने की बात थी। फिर एक 5 किलोमीटर का एरिया है जो बफर जोन बनाया था, उसको ट्रेस करने की बात थी। तो ये कैसे आपने डिवाइड किया और किस तरीके से आप लोगों ने वहां पर जाके जांच की? क्योंकि सबसे पहले जो हॉट स्पॉट है वो आगरा में ही हुआ था, आगरा से ही पता लगा था। हमारे कंट्री का सबसे पहला हॉटस्पॉट था, वो एक क्लस्टर था एक साथ। जब भारत सरकार की गाइडलाइंस थी जो कि हमें प्राप्त हुई थी, उसमें एरिया सर्वेलेंस के माध्यम से जो एपी सेंटर होता है उसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को डोर टू डोर सर्वे किया जाता है और हमारा एक एक्टिव जोन होता है। हमने अलग से टोटल 2,24,000 हाउस होल्ड्स का उसमें सर्वे कराया था। उसमें उस समय चूंकि बाहर से विदेश से भी लोग आ रहे थे, उसमें ऐसी बनाई थी लिस्ट कि बाहर से कौन आया है, विदेश से जो आया है लोग घर, और या आगरा के बाहर से जो आए हैं, और उनकी जो 4 हमारी सिम्टम्स थे किसको पाया गया उसको अलग से हमने हटा के उनका सैंपल्स भी लिए और उसको अगले 21 दिन तक हमने ट्रैक किया। तो अतः ये एक क्लस्टर कंटेनमेंट का जो प्लान था, इसमें जो एपी सेंटर वाइज जो काम होना था, पहले एपी सेंटर से स्टार्ट किया, कुछ कमियां रही हमारी, उसको आगे आगे हमको अपने को इम्प्रूव करते गए। उसका नतीजा है कि जनपद में आज जब 38 एपी सेंटर है जिसको हम हॉटस्पॉट भी कह रहे हैं, उसमें से 10 को हमने क्लोज कर लिया सक्सेसफुली। दूसरा सर, आपने एक कमांड एरिया भी बनाया था, कंट्रोल रूम भी बनाया है वहाँ से, और वहीं से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे। वो किस तरह का कंट्रोल एरिया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ से कंट्रोल होती हैं? जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हमारे सिर्फ 4 एपी सेंटर थे, और उस 4 एपी सेंटर के लिए हर एपी सेंटर में एवरेज हमारा 276 के आसपास लोगों को ट्रैक करना पड़ता था। लॉकडाउन के बाद हमारे एपी सेंटर बढ़े, 24 हुए, केसेज 1-1, 2-2 आए, बट एवरेज मेरा सिर्फ 22 के आसपास का है। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता मैं इतने लोगों को इतने साथ ट्रैक नहीं कर सकता था, संख्या बढ़ जाती। लॉकडाउन के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनके डोर स्टेप में मिलें, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग घर से बाहर निकलें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही रोबस्ट अपना सिस्टम बनाया। जो हमारी टीम थी, अगेन डेडिकेटेड टीम, जो बिल्कुल मोटिवेटेड लोग थे उनको रखा। हम भूल गए कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जो अच्छा था उसको रखा गया, अलग अलग माइन्यूटली डिजाइन किया गया। सब्जी के लिए कौन होगा, दवा की दुकान के लिए कौन सा होगा, एम्बुलेंस के लिए कौन सा होगा, व्हाट्सएप सेवा से उनको मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कौन सा होगा, कॉल सेंटर जो हमारा 24/7 हर कॉल रिकॉर्ड होता है। लकली यहाँ टॉरेंट का एक अच्छा सिस्टम बना हुआ था, उनको यूज़ करके उसको हमने उस लाइन को वहाँ शिफ्ट किया। कमांड सेंटर में हमारे पास ऑलरेडी जितने 400 के ऊपर कैमरे थे
वो लगे हुए थे, लाइव लोग देख रहे थे उसको। तो जो हमें लॉकडाउन के लिए कई सारे हमने ई सर्विसेज शुरू किए, हमारी पूरी पुलिस की टीम वहीं बैठती है, तो जो ट्रैक करना चाहिए था रियल टाइम बेसिस पे उसको ट्रैक किया, हर फ़ोन को ट्रैक किया जाता है। ट्विटर के माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों के पास पहुँचे, जो शिकायत है उसमें भी लोग दर्ज करते हैं, बिकॉज मेनली जो अफेक्टेड तबका है इसमें अर्बन का है अभी, तो उसको हमने आंसर किया। ये भी देखा है कि ट्रैक्टरों के द्वारा या जो किसान फॉगिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहला स्टेट होगा जब उन्होंने फर्स्ट फाइनेंशियल मार्च के पहले दिन 10:30 बजते ही 4 जियो आ गया और हमें सारे पैसे मिल गए थे। उसको ठीक से उपयोग करके हम लोग मैसिव मॉपिंग कराई है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, यहाँ आलू का क्षेत्र है, उनके ट्रैक्टर को भी यूज़ करके कुछ जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा काम किया। सबका सहयोग है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सोशल ग्रुप के सहयोग से हम लोग जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोज़ कम से कम 45-46 हज़ार पैकेट, जो हम लोग अपनी सेंट्रलाइज कुछ किचन बनाया हुआ है, बट हम लोग इनका सहयोग लेके हमारी अपने कंट्रोल में सिविल डिफेंस की टीम के साथ, पुलिस की टीम के साथ हम लोग इस खाने को बंटवा रहे हैं, ताकि कोई एक भी आदमी यहाँ पे भूखा न सोए। जो बेस्ट टीम थी और जिससे जो काम लिया जा सकता था उसी टीम को इन्होंने तय किया, और कोशिश ये रही कि कोरोना के जो केस हैं वो आगरा में ज़्यादा ना फैलें, और इसके साथ साथ आगरा के जो लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी उन तक राशन पहुंचे, और जो लोग बीमार थे उन तक इलाज पहुंचे। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, आगरा। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को राहत देने के लिए लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। लोगों को किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता धारकों के खातों में पैसे डाले गए हैं, जिसके बाद लोगों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। नाम कलावती बा, हमार खाता ही बैंक बड़ौदा बा ना, सीकी खुर्द में खाता बा, सीकी खुर्द में हमार घर बा। अब मोदी सरकार हमें 500 खाता में दिए हैं, 2000 हमें खेते के दे दिए हैं, 1500 हमें विधवा पेंशन दे दिए हैं, 1000 हमें मजदूरी वाला दे दिए हैं, जो मजदूरी करे थे हमारा वो खाता वो के दे दिए हैं। इतना कुल हमें 4 सुविधा मोदी सरकार दे दिए हैं। नहीं कोरोना महामारी में हमार गदेला खा दिए थे भैया, हमें बहुत धन्यवाद बा मोदी सरकार के, बैंक बड़ौदा का धन्यवाद। हमारी सरकार द्वारा जहां लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, इस समय हम गरीबों के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद की जा रही है। जैसे मेरे परिवार में मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ मिला। गरीब कल्याण के अंतर्गत हमारे घर की महिलाओं को मदद मिली। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर का लाभ मिला। तो लॉकडाउन का कोई भी असर हमारे परिवार व हमारे समाज पर नहीं पड़ा। मेरा नाम मधु है, हम गांव निवासपुर के रहने वाले जिला अयोध्या के हैं, और हमको इस लॉकडाउन में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, और सरकार द्वारा जो मदद की जा रही है हम उसके बहुत आभारी हैं। सरकार की वजह से हमको और हमारी बेटी को गरीब कल्याण योजना का पैसा मिल गया है, और उज्ज्वला गैस योजना की गैस भी मेरे घर तक आ गई है। राशन भी हमको मिल गया है इस महीने का, और हमारे पति को किसान सम्मान योजना का पैसा भी उनके खाते में आ गया है। और विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,14,000 के पार हो गई है। दुनिया भर में 18,45,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें अकेले अमेरिका में 5,54,226 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 21,994 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यहां मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के 1,514 और लोगों की जानें चली गई हैं, जिसके बाद अब यहां मृतकों की कुल संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही अब तक 9,385 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी विश्व में सबसे ज्यादा है। वहां अब 5,55,000 से अधिक लोग इस लाइलाज बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 50 राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है।
इटली में रविवार को कोरोना वायरस से 431 और लोगों की मौत हो गई। ये 3 सप्ताह के दौरान एक ही दिन में मरने वालों की सबसे कम संख्या है। इससे पहले 19 मार्च को 427 लोगों की जान चली गई थी। इटली में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 19,899 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अमेरिका से मौत की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। इटली में कोरोना से अभी तक कुल 1,56,363 लोग संक्रमित हैं। हालांकि इटली में पिछले कई दिनों से मृतकों की संख्या कम हो रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इटली में कोरोना के मामले रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई है। और दूरदर्शन के पूर्व प्रस्तोता शमी नारंग ने अपने अंदाज में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संदेश दिया। शमी नारंग की आवाज मेट्रो में भी गूंजती है। उन्होंने इसी अंदाज में अपने संदेश को प्रसारित किया। अपने मेट्रो अनाउंसमेंट वाले स्टाइल में बस यही कहूंगा, जीवन सफर के मुसाफिरों कृपया ध्यान दें। पूरा विश्व एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि घर पर ही रहें। कृपया सरकार के कायदे कानूनों का पालन करें। इससे कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की चेन टूटेगी और यकीनन आपका अगला स्टेशन सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा। आप बस घर पर ही रहें, हमारी तरह अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और विश्वास रखिए, ऊपर वाले की दुआओं के दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो इस अपील पर आप भी विशेष तौर पर ध्यान दें और लगातार जिस तरह से सरकार भी कह रही है, सभी प्रतिष्ठित हस्तियां भी कह रही हैं, लगातार दूरदर्शन भी आपसे कह रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।